डंपिंग ग्राउंड, चेंबूर, मुंबई। करीबन रात 1 बजे मुंह ढके हुए एक आदमी मोहम्मद सागिर के घर में दाखिल हुआ। घर का दरवाजा खुला हुआ था। उस आदमी ने मोहम्मद सागिर पर हमला किया। चाकू से कई वार करके उन्हें घायल कर दिया। अस्पताल के अधिकारियों ने उसी समय शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को खबर की। हेलो, साइन अस्पताल। नाम क्या है, मुझे फिर से एक बार बताओ। मोहम्मद सागिर शेख। अच्छा, उसको चाकू मारा। पुलिस केस दर्ज करने अस्पताल के लिए निकली। पर इससे पहले कि मोहम्मद सागिर पुलिस को कुछ बतला पाते, उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। हमले की रात सागिर की बीवी कुसुम्बी और उसका 12 साल का लड़का बशीर उसके साथ घर पर ही थे। बशीर ने इस हमले को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन डर के मारे उसने पुलिस को पहले कुछ नहीं बताया। तेरे को कुछ खाने का बेटा? हाँ, क्या मांगता है बोलो? बिस्कुट। बिस्कुट खाएगा? पानी पिएगा? ले पानी। अरे बिस्किट असेल तर बिस्किट। अभी डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं बेटा। पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और बशीर ने सारी बात बताई। देखा, भाई आगे खून कर रहा है, पहचाना चप्पल देखी। और वो भाई था सैदुल, सागिर का सौतेला बेटा। उसने क्या डाला था? हाँ, क्या डाला था? नकाब पहना हुआ था। नकाब बोले तो क्या था? सूटर का। स्वेटर का वो मंकी कैप रहती वो? हाँ। हाथ में क्या था? चाकू। चाकू था। वो कौन मार रहा था? मम्मी मार रही थी का सैदुल मार रहा था? भाई। भाई मार रहा था। और वो टाइम पे मम्मी कहाँ थी? हाथ पकड़ी थी। किसका? बाप का। अब्बा का हाथ पकड़ी थी ना? अच्छा, मतलब सोए जमीन पे लेटा हुआ बाप था, उसका मम्मी ने हाथ पकड़ा। हाँ। जबकि वो भाई तेरा उसको मार रहा था, बाप को मार रहा था, बराबर ना? तो तेरे को डर नहीं लगा बेटा? मेरे को डर लगा, इसलिए मैं चुप बैठा। ये भी सामने आया कि सागिर की बेगम कुसुम्बी भी हत्या में शामिल थी। हमले की रात सैदुल ने चेहरा छुपाने के लिए एक मंकी कैप यानी बंदर टोपी और कुछ कपड़े खरीदे। उसकी बीवी आयशा उस रात उसके साथ थी, हालांकि उसे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाइक से हम 4 बजे घर से निकले। हम वाशी के दरगाह गए। वाशी के दरगाह होके हम हाजी वली गए। ग्यारह बजे हाजी वली से निकले। 11 बजे। फिर 11 बजे वहाँ से जब हम निकले तो 12 साढ़े 12 बजे हम इधर पहुँच गए डंपिंग में। डंपिंग के पास मेरे को बाइक खड़ा किया। वहाँ पे कोई नहीं था, अंधेरा था, सब सुनसान जगह था। 12:30 बज रहा था। डंपिंग के पास वो आदमी ने मेरी थैली लिया और प्रसाद लिया और मेरे को बोला 10 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ा दूर जाके उसने फ़ोन किया। किसको? मेरी सास को फ़ोन किया उसने। मेरी सास को उसने बोला तू दरवाज़ा खुला रख, मैं आ रहा हूँ। तू सुना वो? ये बात मैं सुना नहीं, अभी मेरे को मालूम पड़ा है साहब। और ये बात सच है, मेरे सामने थोड़ा दूर जाके मेरे से बात किया उसने, लेकिन फ़ोन रात के 12:30 पौने 1 बजे लगाया था। यहां पहुंचकर सैदुल ने अपने कपड़े बदल लिए। सैदुल ने मुंह ढका और घर की तरफ बढ़ने लगा और उसने अपने सौतेले बाप मोहम्मद सागिर पर हमला कर दिया। जब वो काम करके आ गया, आने के बाद में उसके टोपी सब ऐसा मुंह बंधा हुआ है उसका, ये हाथ में फिंगर्स पहने हुए और कपड़ा दूसरा चेंज हुआ है। तो उसके आने के बाद मैं उसको पूछी कि ये सब क्या है, तुम कुछ करके आए क्या, मेरे को बताओ। तो उसने मुझे क्या बोला, तू घर पे चल पहले, मैं तेरे को बताता हूँ।
वहाँ से हम जब आगे गए, ब्रिज के पास गाड़ी रोक दिया और ब्रिज के आसपास में उसने कपड़ा निकाल के फेंक दिया अपना। हम वहाँ से कपड़ा फेंकने के बाद में मैंने फिर उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, हाँ आके तुमने ये कपड़ा फेंका क्यों? हाँ फिर मुझे उसने बोला कि तू घर पे चल, मैं तेरे को बताऊँगा। जाते बराबर उसने हाथ मुँह पैर सब धोया, उसके हाथ में शायद खून लगा था, तो वो जाके हाथ मुँह पैर सब धोया। उसके बाद में कुछ सोच में लग गया वो, उससे मैं बात कर रही तो वो मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ सोच में लग गया। उतने में मानपुर से फ़ोन आया, किसका? मेरी ननद का फ़ोन आ गया। उसका फ़ोन आने के बाद में उसने फ़ोन पे मुझसे बोला कोई 2 आदमी घर के अंदर घुस के और माँ का मुंह दबा के कोई अब्बा को मार के चले गया। अच्छा उसके बाद में मेरा आदमी फटक से कपड़ा पहना और बाइक लिया, फिर निकल गए हम दवा खाने के लिए। सारा परिवार साइन अस्पताल में इकट्ठा हो गया और तब कुसुम्बी चाकू के बारे में सोचकर घबराने लगी, क्योंकि कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू अभी भी मोहम्मद सागिर के घर पर ही था। पर कुसुम्बी ने बड़ी चालाकी से इस गलती को भी छुपा लिया। उसने चाकू ठिकाने लगाने के लिए आयशा का इस्तेमाल किया। मेरी सास को मेरा आदमी कुछ बात किया, फिर मेरी सास मेरे को लेके घर पे आई पैसा लेने के लिए। सास के साथ में हाँ, सास के साथ में पैसा लेने टैक्सी से हम आए। फिर टैक्सी मेरी सास बाहर रुकाई घर के पास और फिर घर के अंदर गई। मेरी सास मेरे को एक वाइट थैली मेरे हाथ में दी, तो रास्ते में चलते चलते मेरी सास ने टैक्सी वाले को रुका दी। तो मेरी सास मेरे को क्या बोली, ये थैली लेके आके उधर फेंक। अच्छा मेरे को ये बताओ, टैक्सी का नंबर है तेरे को मालूम? तो नहीं वो नहीं पहचाना। तमाम ध्यान नहीं दिए। उसने मेरी बहू की इज्जत लूटी। वो लड़कियों को घर पर लेकर आता था और बच्चों के सामने इज्जत लूटता था। मैंने उसे बहुत समझाया और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। मेरा उससे एक 4 साल का बेटा भी है। मेरे पिताजी मेरी पत्नी के साथ सोते थे। जब मेरी माँ ने देखा तो उसने मेरी पत्नी को गांव भेज दिया और मुझे सारी बात बताई। मेरे पिताजी ने इस वजह से मेरी माँ को बहुत मारा। तेरे मर्द ने उसको मारने का वजह क्या? वही मेरे साथ अयाशी करता था ना साहब, इतना बुढ़ा हो गया, अयाशी करता था, इसीलिए मेरे आदमी ने उसको मार दिया। लेकिन सागिर की बेटी और दामाद का कहना कुछ और ही है। बहुत अच्छा आदमी था वो। मैं आज से नहीं 15 साल से उसके साथ में काम कर रहा हूँ। 15 साल से उसके साथ में काम कर रहा हूँ। वैसा इंसान है कि हम लोग उसको खुदा समझते हैं। पहले जो हत्या किया ना, उसका सब जायदाद के लालच भी किए लोगों ने। वो थे तो हम लोग को सहारा है, वो नहीं है तो कोई सहारा नहीं है। पूरे बाजार का हीरा आदमी था। पूरा गुजरात में वो आदमी का नाम पैदा है। मोहम्मद भाई बोलो तो कोई भी तारीफ करेगा वो आदमी का। बहुत बेकसूर उसको मारा गया। सागिर की बीवी कुसुम्बी और उसका सौतेला बेटा सैदुल हवालात में है। अब सैदुल की पत्नी आयशा कर रही है देखभाल उसकी पहली शादी से हुए बच्चे रहमान की, और वो सागिर के बेटे बशीर की भी जिम्मेवारी लेने को राजी है। हमारे आदमी का एक घर है बिल्डिंग में, माड़ा बिल्डिंग में, वहाँ पे हम रहेंगे। मैं रहमान को लेके और बशीर को लेके, दोनों बच्चे लोग को लेके वहाँ पे रहूँगी। और मेरी सास का जो रूम है उसके ऊपर 3 खोली है, वहाँ से जो भाड़ा मिलेगा वो भाड़े में हम खा पी लेंगे। सैदुल और कुसुम्बी ने मोहम्मद सागिर पर कई इल्जाम लगाए हैं, लेकिन बशीर के लिए मोहम्मद सागिर बाप से कहीं बढ़कर था। सागिर का बशीर से खून का रिश्ता नहीं था। बशीर इससे पहले कचरा बीनता था, लेकिन सागिर ने उसे अपना नाम और एक नई जिंदगी दी। मेरा बाप पाल पोस के बड़ा किया है, मेरे को प्यार दिया है, सुख भर का खाना दिया है, ये सब दिया है, इसलिए याद आता है। शाम 7:30 पर असरार अहमद मैसूमा में अपने घर से निकला। उसे इलाही बाग में अपने दोस्त इमरान के घर जाना था। रात होने को थी, उसके पिता को चिंता हुई। वो नहीं चाहते थे कि असरार शाम के वक्त घर से बाहर जाए। करीबन 7:15 बजे घर आया और अपनी माँ से रोटी मांगी और ऊपर चला गया कमरे में कमीज़ बदलने के लिए।
और वहाँ से वो नीचे गया। मैंने उसको कहा कि बाहर मत जा के वहाँ थोड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन वो नहीं माना, बोला मुझे जिम जाना है। उस रात असरार घर वापस नहीं आया। असरार के वालिद मुश्ताक अहमद डार रात को ही उसे ढूंढने निकल पड़े। करीबन 10:30 भी हो गए, 11 भी हो गए, लेकिन असरार घर नहीं आया। हमारी बड़ी तशवीश हो गई, हम बड़े बेकरार हो गए, क्या है, क्या वाक़ा है, आज तक तो इतनी देर तक तो रहा नहीं। अगले दिन सुबह तक भी असरार का कोई नामो निशान नहीं था। 8:30 बजे दूसरे दिन उसको ट्यूशन के पास जाना था, लेकिन हमने कहा चलो 8:30 बजे तक दूसरे दिन वो आएगा खुद ही, या दोस्त के पास रहा होगा रात को। लेकिन 9 बजे सुबह 9 बजे 10 बजे तक भी नहीं आया। हमें तशवीश हो गई और हमने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। हालात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैसूमा पुलिस स्टेशन में असरार के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। पुलिस ने असरार को ढूंढने की कार्रवाई शुरू की। तीन दिन बाद पुलिस के पास मलाखा कब्रिस्तान के पास एक लाश मिलने की जानकारी आई। एसडीओ साहब ने फ़ोन कर दिया कि भाई उसके क्या कपड़े पहने हुए थे। तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसे जीन्स पहना था और शर्ट थी एयरसेल की, जो बोला। फिर सुबह को हमें मालूम हुआ कि ऐसा वो। जब असरार के वालिद लाश की शिनाख्त के लिए आए तो वो उन्हीं के बेटे की थी। लोग असरार की मौत को एक हादसा मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बस पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी रुकावट डाल दी, जिससे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में लग गई। लोग सड़कों पर निकल आए, हालात और भी बिगड़ने लगे। एक तरफ पुलिस गुस्सई भीड़ को काबू करके कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में लगी थी, और दूसरी तरफ असली कातिल को ढूंढने की मुहिम जारी थी। मरने से पहले असरार का सही ठौर ठिकाना जानने के लिए उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए गए, और असरार का दोस्त इमरान, जिसके घर असरार उस रात को गया था, उसके भी फोन रिकॉर्ड्स की जांच करवाई गई। उसकी कॉल डिटेल्स हमने मंगाई, तो उसकी जो लोकेशन 3 तारीख को आ रही थी, तो वो पहले करण नगर में आ रही थी, उसके बाद उसकी लोकेशन भी सोरा एरिया में आ रही थी। इसलिए पुलिस ने उससे पूछताछ की। वो भी पहले रोना धोना उसका था कि नहीं जी, मैंने उसको देखा असरार को करण नगर में मुझसे मिला, लेकिन उसके बाद कोई लड़का आ गया जी मोटरसाइकिल पर, उसने वो बेसबॉल कैप पहनी थी, तो वो उसी के साथ चला गया। लंबी पूछताछ के बाद इमरान और उसके दोस्त असीम ने हथियार डाल दिए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। कॉल किया उसको, फिर वहाँ बैठे, फिर बातें की, फिर मेरे कमरे में आया वो, तो फिर मारा। जिस रात असरार इमरान से मिलने आया, इमरान और उसके दोस्त असीम ने पहले से ही प्लान बना लिया था। इमरान ने असरार को एक लाठी से मारा और उसकी हत्या कर दी। इमरान ने असरार की लाश कुछ दिन तक चारपाई के नीचे छुपाए रखी। बेड के नीचे 3-4 दिन तक लाश हम दोनों ने निकाली। इमरान और असीम ने लाश ठिकाने लगाने के लिए इमरान के अंकल की गाड़ी का इस्तेमाल किया। असरार की लाश मलाखा के पास एक कब्रिस्तान में फेंक दी गई थी। असरार की मोटरसाइकिल असीम अली के घर पर रखी हुई थी। असीम इमरान का दोस्त है,
जिसका कहना है कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। बात शुरू हुई एक सोशल नेटवर्किंग साइट से। इमरान की एक लड़की से दोस्ती हुई और फिर फोन पर भी बातचीत शुरू हो गई। इमरान ने उस लड़की की असरार से जान पहचान करवाई और लड़की असरार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगी। पहले उसका इमरान के साथ था तो और उनके चैटिंग भी होती थी और फ़ोन पर भी बातें होती थी, लेकिन बाद में जब इमरान ने असरार को बताया तो असरार का और उन लड़की को असरार ज़्यादा बेटर लगा था। इमरान को इस बात से जलन हुई। वो मेरी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, इसीलिए मारा। एक लड़की को लेकर जलन और झगड़े के चलते इमरान ने असरार की जान ले ली। एक ऐसी लड़की जिसे वो दोनों कभी मिले भी नहीं थे, और इस नासमझी की कीमत भुगती सारे श्रीनगर शहर ने। असरार के वालिद इस रिश्ते और झगड़े से बिल्कुल अनजान थे और इमरान के वालिद भी।